जयराम महतो 2024 में आ रहा है और डंके की चोट पर आ रहा है और यहाँ के लोगों की मदद से आ रहा है। यहाँ के प्रतिनिधियों में, लोगों में, आज के राजनेताओं में। तो कल मैंने देखा कि गोड्डा की एक महिला का परसा हुआ और खटिए पे लेटा करके उनको ले जाया जा रहा था। क्यों नहीं मिला उनको एम्बुलेंस? आखिर इस दंश को कब तक झेलेगा? राजनीति में आए आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके वजह से ये कहने को पड़े कि हमें राजनीति नहीं करना चाहिए? आप हमसे बेहतर राजनीति कर रहे हैं, बता दीजिए कोई एक ऐसा काम। यहाँ का झेल रहा है विष्णुगढ़ की ये धरती, जिस दंश को झेल रहा है, जिस विस्थापन को झेल रहा है, जिस पलायन को झेल रहा है, आखिर कब इसका निपटारा होगा? कब वो खात्मा आएगा? जब इन चेहरों पर जो झुर्री पड़ रहा है अपने घर वालों के आने के इंतजार में, वो झुर्रियों का कब एक खात्मा होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है आज विष्णुगढ़ की धरती पर। और सिर्फ विष्णुगढ़ के लिए सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे झारखंड के लिए है। क्योंकि जब झारखंड अलग राज्य हुआ था, टेकलाल महतो, शिवा महतो और तमाम विनोद बिहारी महतो जैसे तमाम सरीखे अगुआ स्वतंत्र झारखंड के जो लड़ाकू लोग थे, उन्होंने जब ये लड़ाई लड़ी थी तो एक सपना देखा था उन्होंने कि जब झारखंड अलग राज्य होगा तो लोगों की झुर्रियों में एक रौनक आएगा, लोगों के चेहरे खिलखिला कर उठेंगे, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन बता दीजिए कि क्या यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधरा? क्या यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरा? आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं। अगर सर्व होती यहाँ के प्रतिनिधियों में, लोगों में, आज के राजनेताओं में, तो कल मैंने देखा कि गोड्डा की एक महिला का परसा हुआ और खटिए पे लेटा करके उनको ले जाया जा रहा था। क्यों नहीं मिला उनको एम्बुलेंस? आखिर इस दंश को कब तक झेलेगा हमारा झारखंड? क्यों ये स्थिति आती है? हर जगह पर आप उप स्वास्थ्य केंद्र बना के रखें, लेकिन प्रसव की व्यवस्था नहीं हो रही है। हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जा रही है। उसके लिए मुकम्मल जो सुविधा होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। क्यों 26 लाख लोग आज हमारे राज्य से बाहर हैं? कल एक साथी ने पोस्ट डाला था कि अगर कोई मलेशिया आ रहा है टेम्पोररी वीजा पर तो सतर्क हो जाइए, अभी से अपना वीजा को वापस मांग लीजिए। क्यों ये किसी मलेशिया में दूर दराज हजारों किलोमीटर दूर किसी साथी को ये कहना पड़ रहा है पोस्ट देके? क्यों सतर्क करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या झारखंड में बाहर के लोग आकर के काम नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ के काम में झारखंडियों का अधिकार नहीं है? सिर्फ हम जमीन देने के लिए बने हुए हैं, सिर्फ हम अपने अधिकार को छोड़ने के लिए बने हुए हैं? कब तक यह दंश चलेगा? बहुत लोग कहते हैं कि जयराम महतो को राजनीति करना था इसलिए इस आंदोलन को खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आज का युवा वर्ग राजनीति में आए? आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके वजह से ये कहने को पड़े कि हमें राजनीति नहीं करना चाहिए? आप हमसे बेहतर राजनीति कर रहे हैं, बता दीजिए कोई एक ऐसा काम। यहाँ का शिक्षा सुधर गया हो, यहाँ का रोजगार का सुविधा सुधर गया हो, यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा सुधर गया हो, यहाँ की लोगों की स्थिति सुधर गई हो, ये राशन में कटौती नहीं किया जाता हो, महिलाओं के वृद्धा लोगों के पेंशन में कमीशन नहीं लिया जाता हो, आवासीय और क्या कहते हैं आय बनाने में परेशानी नहीं होता हो, रसीद आसानी से कट जाता हो, लोगों की समस्याएं आसानी से सुनी जाती हो, गरीब आदमी थाना में जाकर के पूरे बुलंदी के साथ अपनी समस्या को रख सकते हो। बता दीजिए अगर ये सब आप लोगों ने कर दिया है इतने दिनों के इतिहास में, तो बिल्कुल मैं कहता हूं मोदी तो आप नहीं आइएगा राजनीति में। मैं कहता हूं इस बात को नहीं आना चाहिए तो हम लोगों को राजनीति में। और अगर ये नहीं हुआ है तो दूर करो आप लोग। इतने वर्षों तक आप लोगों ने सिर्फ हमको सपना दिखाया है, आपको कोई अधिकार नहीं बनता हम पर लांछन लगाने का। आप अगर किए होते तो आज जयराम महतो को राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको मौका नहीं दिया। 1.5 वर्षों तक हम सड़कों पर रहे, आप जनप्रतिनिधियों के बेटे एसी के कमरों में बैठ करके आराम से मूवी देखते रहे, विदेश घूमते रहे। बता दीजिए उस समय जयराम महतो, मोतीलाल महतो कहाँ था? 44 डिग्री के पारा पर तापमान में बलियापुर में अधिवेशन कर रहे थे। हजारों लाखों नौजवान वहां पर डटा हुआ था 44 डिग्री 45 डिग्री के तापमान में। क्यों गए थे वहां? सिर्फ उस उम्मीद से गए थे कि जिन कारणों से आपने हमें छला है उन कारणों का एक उम्मीद का दिया दिखा है जयराम महतो के नाम पर। तब कर दिया होते, हम नहीं आते। बहुत लोग अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि ये तो कुर्मी का आंदोलन है। बता दीजिए दिनेश साहू कुर्मी है क्या? बबन सिंह कुर्मी है क्या? फरजान अंसारी कुर्मी है क्या? बुराइदा कुर्मी है क्या? हारजादा कुर्मी है क्या?
ये तोड़ने की साजिश चल रही है। अब उनका नैया डगमगाने लगा है, तो लग रहा है कि आप जैसे तैसे एन के किसी प्रकार हम इनको तोड़े आप किसी तरह से। अब लगने लगा, देख लीजिए एक सर्वे हुआ है किसी चैनल में, उसमें देखिएगा 80% लोगों ने जयराम महतो के नाम पर अगली सरकार पर मुहर लगाई है। विजन की स्थिति है। बात अजीब बात करते हो आप, हम पर लांछन लगाते हो। दोष आपका है, आपने हमको प्लेटफॉर्म दिया, आपने हमको 1.5 वर्षों के आंदोलन में हमारी मांगों को नहीं सुना। बता दीजिए किसको नहीं मौका दिए जी? एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया इस राज्य की जनता ने, किसको मौका नहीं दिया? अभी तक झारखंड में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई कहते कि सत्ता का लाभ नहीं लिया हो? एक राजनीतिक दल बता दीजिए किसी ने सत्ता का मलाई नहीं चखा हो? कह दे कोई, और कहते हैं जयराम महतो राजनीति करना है। वाह रे भैया, जयराम महतो को आप मैंने बदनाम करने की काम कर रहे हो। आप कभी जाति के नाम पर तो कभी उसकी गरीबी के नाम पर तरह तरह की बातें करोगे, और हम नौजवान झारखंडी नौजवान सुनते रहेंगे। नहीं चलेगा अभी। जयराम महतो 2024 में आ रहा है और डंके की चोट पर आ रहा है, और यहाँ के लोगों की मदद से आ रहा है। हम ये भी कहते हैं कि हम नहीं आएंगे 2024 पर। अब भी आपके पास 1.5 साल हम लोग सड़क पर रहे, 1.5 साल और मौका देते हैं। प्रमाणित कर दीजिए आने वाले 1.5 सालों में, दिखा दीजिए कि आपने 23 सालों में जो गलतियां की है आप 1.5 साल में सुधार दीजिए। हम नहीं आएंगे, फिर भी ये आपको वादा करके जा रहे हैं। कर दीजिए, सुधार दीजिए स्वास्थ्य की सुविधा, नहीं जाना पड़े किसी महिला बहन को हमको खटिया में ले जाकर के उनको प्रसव कराने की आवश्यकता ना पड़े रास्ते में। कर दीजिए यहाँ के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था, थाली पिटवाइएगा और किताब के नाम पर 6 महीना बाद बंटवाइएगा। कितना दिन चलेगा भाई? आप ये जो कॉर्पोरेट घरानों को मदद करने की जो साजिश रच रहे हैं ना, भली भांति आज के पढ़े लिखे युवा वर्ग समझ रहे हैं। शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, आप इसको निजीकरण नहीं कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं। टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े घरानों का स्कूलिंग सेक्टर आने वाला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। गांव में तो जो 200-400 में चलाते हैं वो तो बेचारा वेलफेयर की तरह चला रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश आ रही है। जिस तरह से अभी औद्योगिक क्षेत्र में घुसा आया ना जी कोटा में, उसी कोटा में जहां कल एक महिला के रास्ते में प्रसव हो गया, उसी कोटा में बना ना जी बिजली का ये पावर प्लांट। और क्या बात हुई थी कि बिजली यहाँ भी दिया जाएगा, सारा बिजली बांग्लादेश चला गया। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? हम कहते हैं कि कोनार डैम का जो विस्थापित है, मैं देख रहा था कि एक गुरुजी हैं, वो नाव में जाकर के अपने गांव को ढूंढ रहे थे। उनके दर्द को महसूस करिए। अगर आपकी आंखों में नमी है, आपकी आंखों में शर्म है, बेहाई बची हुई है, तो महसूस करिए उनके दर्द को कि आखिर क्यों ढूंढ रहे हैं उस गांव को, कि कहाँ डूब गया उनका वो गांव, कोनार डैम के किस पानी के किस हिस्से में डूबा हुआ है। बता दीजिए आज आप उनको। आज उनको ये भी पता नहीं है कि उनके बच्चे का जातीय आवासीय बनेगा भी कि नहीं। ये दर्द झेल रहे हैं यहाँ के लोग, और इन समस्याओं का आप निजात नहीं करते हैं, और आप उल्टा हमको लांछन लगाते हैं कि यहाँ के युवा भटक गए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सड़कों पर आ रहे हैं। तो क्या करें बता दीजिए ना। आप अनपढ़ जाहिलों की तरह काम करिएगा तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ तो आएंगे ना भैया, आना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ला दीजिए स्थानीय नीति, बना दीजिए नियोजन नीति, ले आइए उद्योग नीति, बना दीजिए। हम नहीं कुछ करेंगे, हम वापिस हो जाएंगे।